understand the legal concepts with extent of laws. हाय ऑल। सो इस क्लास का टॉपिक हमारा है कमीशन, यानी कि ये क्लास सिर्फ उनके लिए है जो सीपीसी का सेक्शन 75 से 78 तक के सेक्शन को समझना चाहते हैं, जिसके साथ हमें ऑर्डर 26 पढ़ना होता है। तो इस वीडियो में कम्प्लीटली ये पूरा का पूरा पार्ट आप डायरेक्ट लैंग्वेज के साथ में समझ सकोगे। साथ में मैंने इसमें पीडीएफ भी रेडी की है, सो दैट्स वाई जब आप सेल्फ स्टडी करो तो आप एक एक वर्ड का मतलब किस एक्सटेंट तक जा रहा है वो सारा मतलब आपको समझ आ सके। इस पीडीएफ को आप टेलीग्राम चैनल से जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो सबसे पहले कमीशन पर जाने से पहले हमें इसका मीनिंग पता होना चाहिए। इसका मीनिंग सीपीसी में डिफाइन नहीं कर रखा कि कमीशन होता क्या है, लेकिन जब आप पूरा ऑर्डर और सेक्शन पढ़ लोगे तो आप ये देखोगे कि कोर्ट अपनी पावर को डेलीगेट कर रही है दूसरी बॉडी को, अथॉरिटी को या एक पर्सन को। लेकिन डेलीगेट का मतलब क्या? ट्रांसफ़र कर रही है। अब ट्रांसफ़र को तभी करती है जब कोर्ट इनकॉम्पिटेंट है कि वो कोर्ट रूम के बाहर जाके उस फंक्शन को परफॉर्म खुद से नहीं कर सकती है। लाइक पार्टीशन का ऑर्डर दे दिया, लेकिन पार्टीशन कराने के लिए वो पार्टी के घर नहीं जा सकती, तो दैट्स वाई वहाँ पे वो एक पर्सन को अपॉइंट करती है जिसे हम कमिश्नर बोलेंगे, और वो पर्सन उस पार्टी के घर जाके कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से पार्टीशन को करा के आएगा। ठीक है, तो कमीशन का मतलब क्या हुआ कि कमीशन का मतलब है कि एक रिटन अथॉरिटी कोर्ट इशू कर रही है किसी पर्सन को, जिसको आप कमिश्नर बोलोगे। किस चीज़ के लिए अथॉरिटी दे रही है? कुछ एक्ट परफॉर्म करने के लिए जो जुडिशियल नेचर का होगा, लेकिन वो एक्ट परफॉर्म किसके बिहाफ पर होगा? वो कोर्ट के बिहाफ पर होगा। एग्जाम्पल है, जैसे कि अभी लिस्ट में आप सेक्शन 75 में सारे पर्पसेस पढ़ोगे कि किन किन पर्पसेस के लिए कोर्ट कमीशन को इशू कर सकती है। लाइक एग्जामिन विटनेस के लिए, प्रॉपर्टी को इंस्पेक्ट करने के लिए, अकाउंट्स को देखने के लिए, इंक्वायरी वगैरह करने के लिए। तो ये सारे पर्पसेस हो सकते हैं जो कोर्ट खुद से नहीं कर सकती है। क्यों? क्योंकि कोर्ट रूम के बाहर आके जुडिशियल एक्ट्स को परफॉर्म नहीं कर सकती है। जज सभी पार्टीज के घर घर जाके पार्टीशन या फिर विटनेसेस का एग्जामिनेशन नहीं कर सकता। इट्स नॉट पॉसिबल। क्लियर? सो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट अपनी पावर, यानी कि कोर्ट अपनी पावर एक दूसरे पर्सन को डेलीगेट करती है, ट्रांसफ़र करती है, एक रिटन अथॉरिटी में ट्रांसफ़र करती है। वो भी लिमिटेड पावर ही होती है। तो कमिश्नर उस एक्ट को परफॉर्म करके आता है ऑन द बिहाफ ऑफ कोर्ट। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। कमीशन का आपको मीनिंग समझ आ गया। इस पीडीएफ को डिटेल में आराम से पढ़ सकते हो। मुझे जो मेन पार्ट है जो आपको बेसिकली बताना होगा, मैं उस पार्ट को कवर कर रही हूँ। सो बेसिकली कमीशन को इशू करने का पर्पस क्या है? कमीशन को इशू करने का पर्पस ये है कि जब जितने इम्पॉर्टेंट एविडेंस है, एविडेंस में आपके विटनेस भी आते हैं, एविडेंस में आपके डॉक्यूमेंट्स भी आते हैं। एविडेंस एक्ट याद होगा ना? विटनेस का मतलब ओरल एविडेंस एंड डॉक्यूमेंट मतलब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो सारे एविडेंसेस को कंसीडर करने के बाद में ही मैं एक अच्छा डिसीजन दे सकती हूँ। तो कमीशन को इशू करने का एक पर्पस क्या है? इफेक्टिव एडजुडिकेशन, यानी कि एक अच्छा जजमेंट पास करने के लिए, मैटर को सही से ख़त्म करने के लिए, डिसाइड करने के लिए मुझे सारे एविडेंसेस को कंसीडर करना ज़रूरी है। और हो सकता है कि कोई एविडेंस कोर्ट तक नहीं आ पा रहा, दैट मीन्स कोई विटनेस है जो कि इम्पॉर्टेंट है, लेकिन वो अपनी एज के कारण वो कोर्ट तक नहीं आ सकता। तो उस केस में मैं एक पर्सन को अपॉइंट करूँगी और वो मेरे बिहाफ पर उस पर्सन के घर जाके एग्जामिनेशन कंडक्ट करके आएगा। तो उस पर्सन की स्टेटमेंट मेरे लिए ज़रूरी है, इस केस के लिए ज़रूरी है। एग्जामिनेशन करने के बाद मैं एक अच्छे से मैटर को डिसाइड कर सकती हूँ। इससे मेरा टाइम एंड एक्सपेंसेस भी बचेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन, यहाँ पे जस्टिस को सिक्योर, क्योंकि जस्टिस को सिक्योर करना चाहती हूँ जब कोई विटनेस या पार्टी अगर कोर्ट में नहीं आ सकता। और सारे एविडेंसेस को फेयरली, प्रॉपरली इंश्योर करने के लिए ये कुछ लिस्ट है जो कि एग्जॉस्टिव नहीं है, इलस्ट्रेटिव है। तो ये कुछ पर्पसेस है जिसके लिए कोर्ट कमीशन को इशू करता है। सो नाउ अब हमें चलना है, क्योंकि देखो जब आप सीपीसी वगैरह या कोई भी डायरेक्ट उठाओगे तो आप देखोगे कि कोई सेक्शन तो या मतलब कोई एक प्रोविज़न तो शुरुआत में दे रखा है, लेकिन उससे कनेक्टेड प्रोविज़न लास्ट में दे रखा है या मिडल ऑफ द डायरेक्ट में दे रखा है। तो हमें कनेक्टिविटी करने में दिक्कत होती है।
तो उस केस के लिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सीक्वेंस आपको बनाने की कोशिश की है कि कब आपको क्या पढ़ना होगा। तो सबसे पहले बेसिकली मुझे सेक्शन 75 पढ़ना है एंड देन 76 नहीं पढ़ना। 75 पढ़ने के बाद पहले मुझे 26 के रूल्स पर जाना होगा, क्योंकि 75 में आपको लिस्ट दे दी ये पर्पसेस और उन पर्पसेस के लिए अलग अलग रूल्स दे रखे हैं ऑर्डर 26 में। तो मुझे हर पर्पस के हिसाब से अलग अलग रूल्स पढ़ने होंगे, ठीक है। सबसे पहले जनरली मुझे सेक्शन 75 पर चलना है, तो सेक्शन 75 निकाल लो अपनी सीपीसी का। सीपीसी का सेक्शन 75 पावर ऑफ कोर्ट टू इशू कमीशन सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड लिमिटेशंस एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। इसको ब्रैकेट में डाल दो। कोई भी कंडीशंस लिमिटेशंस कमीशन को इशू करते हुए अगर कोर्ट लगाती है, या फिर जो ऑर्डर 26 के रूल्स में कुछ कंडीशंस और लिमिटेशन लिखी हुई है उसको ध्यान में रखते हुए उसको साथ में रखना है। तो कोर्ट के आगे कुछ नहीं लिखा कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट, दैट मीन्स कोई भी कोर्ट में है, दैट मीन्स कोर्ट की डिस्क्रेशनरी पावर है। में इशू यानी कि कोर्ट अथॉरिटी देगा कमीशन करने की, यानी कि कोर्ट ये डिस्क्रेशनरी पावर है कि वो कमीशन को इशू कर सकती है, कमीशन के लिए ऑथोराइज कर सकती है किसी पर्सन को, किन पर्पसेस के लिए, किन टास्क के लिए। टू एग्जामिन एनी पर्सन में आपकी पार्टी भी आ गई, आपकी विटनेस भी आ गया, किसी पर्सन का एग्जामिनेशन करने के लिए, कोई लोकल इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, अकाउंट्स को एडजस्ट और एग्जामिन करने के लिए, पार्टीशन करने के लिए, और कुछ इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करने के लिए जो साइंटिफिक टेक्निकल एक्सपर्ट हो सकता है। एंड प्रॉपर्टी को सील करने के लिए जो प्रॉपर्टी स्पीडी और नेचुरल डिके का सब्जेक्ट है और कोर्ट में मैटर पेंडिंग है और कोर्ट की कस्टडी में वो प्रॉपर्टी है, यानी कि कोई मूवेबल प्रॉपर्टी जो कि जैसे फल वगैरह है, सब्जी वगैरह है, वो खराब हो सकती है, तो प्रॉपर्टी को बेच दिया जाएगा। जो पैसा आएगा केस के डिसाइड होने पे जो पार्टी एंटाइटल करेगी उसको वो पैसा दे दिया जाएगा। लास्ट में किसी मिनिस्ट्रियल एक्ट को परफॉर्म करने के लिए भी कमीशन को इशू किया जा सकता है। तो ये टोटल 7 टास्क दे रखे हैं जिन टास्क के लिए, जिन पर्पस के लिए कोर्ट कमीशन को इशू कर सकती है। अब इनके लिए अलग अलग रूल्स आपको ऑर्डर 26 में मिलेंगे। हालांकि ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, और सबसे मेन जो रूल है वो है हमारा एग्जामिन एनी पर्सन वाला पार्ट, बाकी सारा सिंपल है। तो अब हम चलते हैं, ये सब आपको पता चल गया है, तो इसके बाद अब हम चलेंगे ऑर्डर 26 पर। अच्छा, उससे पहले मैंने ये टेबल बना रखी है, इस टेबल को आप गो थ्रू कर सकते हो। मैंने यहाँ पे दे रखा है कि जैसे कि एग्जामिन एनी पर्सन वाला है, उसका मेन पर्पस क्या है कि कोर्ट एग्जामिनेशन के लिए घर पे कैसे भेज सकती है, मतलब कब भेजेगी, या तो पार्टी आ नहीं पा रही है, विटनेस आ नहीं पा रहा, सिकनेस के लिए, इन्फॉर्मिटी के लिए, या फिर कोई एग्जम्पशन उसको दे रखा है, लाइक प्रेसिडेंट, गवर्नर है, उनको पहले से एग्जम्पशन दे रखा है सीपीसी में 132, 133 सेक्शन में। तो ये सब आगे आपको पढ़ने को मिलेगा। तो उसके साथ आपको क्या पढ़ना होगा, रूल नंबर 1 से 8 तक के जो पार्ट है वो हमारे एग्जामिन से कनेक्टेड है। इन्वेस्टिगेशन से रूल नंबर 9 से 10 तक का पार्ट आपको डील करना पड़ेगा। पार्टीशन से कनेक्टेड रूल नंबर 13 एंड 14 डील कर रहा है। इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड रूल नंबर 10A डील कर रहा है। आपको पता चल जाएगा कि सेक्शन 75 का कौन सा क्लोज ऑर्डर 26 के कौन सी रूल के साथ में कनेक्ट है। ये टेबल आपके लिए इसलिए बनाई गई है। सो नेक्स्ट वन, अब हम ये मैंने रिलेशन डाला है कि सेक्शन 75 में सिर्फ कोर्ट की अथॉरिटी बताई गई है कि कोर्ट किन पर्पस के लिए कमीशन को इशू कर सकती है, लेकिन उसका प्रोसीजर क्या रहेगा, वो प्रोसीजरल पार्ट आपको ऑर्डर 26 के इन रूल्स में मिलेगा कि कोर्ट कैसे इशू करेगी, उसकी एविडेंशियरी वैल्यू क्या रहेगी, एक्सेट्रा एट ऑल। तो अब हम चलेंगे ऑर्डर 26। एनी कोर्ट में इन एनी सूट इशू a commission for the examination on interrogatory or otherwise of any person resident within the local limits of its jurisdiction who is exempted under this code from attending the court or who is from sickness or infirmity unable to attend it। मैंने इस तरीके से मार्किंग क्यों की है, क्योंकि इसी तरीके से तोड़ तोड़ के हमें पढ़ना होता है अगर बेरेट को समझना है तो। एनी कोर्ट लिखा है, दैट मीन्स कोई भी कोर्ट हो सकती है, लोअर कोर्ट,
सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डजंट मैटर, कोई भी कोर्ट हो सकते हैं। मे यानी कि कोर्ट की डिस्क्रेशनरी पावर है, कोर्ट के ऊपर कंपल्सन नहीं है, बट कोर्ट कर सकती है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन की है, सो दैट सेल्फ स्टडी के टाइम पर आप इसको समझ पाओगे। सिविल कोर्ट, एनी कोर्ट, क्योंकि सीपीसी है, सिविल कोर्ट की बात कर रहा है, क्रिमिनल कोर्ट की बात नहीं कर रहा, जो केस का ट्रायल चलाने के लिए कॉम्पिटेंट है। मे का मतलब कोर्ट की डिस्क्रेशनरी पावर इन एनी सूट, यानी कि कोई भी सिविल प्रोसीडिंग, अगेन सिविल मैटर है तो सिविल प्रोसीडिंग, कोई भी स्टेज हो, स्टेज आपका ट्रायल से पहले, ट्रायल के टाइम पर जब एविडेंस कलेक्ट किए जा रहे हैं। इशू अ कमीशन, यानी कि कोर्ट ऑथोराइज करेगी, ऑर्डर करेगी कमीशन के लिए। कमीशन मतलब एक पर्सन को अथॉरिटी दी है कि आपको ये टास्क पूरा करके आना है, आपको एक पर्सन का एग्जामिनेशन करके आना है। एग्जामिनेशन का मतलब क्या होता है, किसी पर्सन की टेस्टिमनी, यानी कि चीफ एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन वाला पार्ट, ठीक है। एंड देन इंटेरोगेटरी एग्जामिनेशन जो होता है वो दो तरीके से होता है, या तो इंटेरोगेटरी या अदरवाइज। इंटेरोगेटरी का मतलब क्या, इंटेरोगेटरी का मतलब रिटन सेट ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर फ्रेम किए गए हैं, वो कमिश्नर को दिए गए कि ये क्वेश्चन है और आपको इसके आंसर लेके आने हैं, उसे बोलते हैं इंटेरोगेटरी। इंटेरोगेटरी के लिए ऑर्डर 11 भी डील करता है। अदरवाइज का मतलब ओरल, सिर्फ कमिश्नर को बोल दिया कि आपको एग्जामिनेशन करके आना है, लेकिन उसको रिटर्न सेट ऑफ क्वेश्चंस नहीं दिए गए, सिर्फ एग्जामिन करके आना है। तो केस से रिलेटेड जो कमिश्नर को समझ आएगा क्वेश्चन वो पूछ सकता है, ओरली पूछेगा, आंसर को रिड्यूस करके वो नोट डाउन करके रिपोर्ट बना के कोर्ट के पास ले आएगा। तो ये दिमाग में रखना, इंटेरोगेटरी मतलब रिटर्न सेट ऑफ क्वेश्चन, अदरवाइज मतलब ओरल। तो एग्जामिनेशन ऑन इंटेरोगेटरी और अदरवाइज एनी पर्सन, किसी भी पर्सन का एग्जामिनेशन कराने के लिए कोर्ट इशू करेगी। पर्सन में पार्टी भी आ रही है, विटनेस भी आ रही है, लेकिन कौन सी पार्टी और कौन सा विटनेस, जिसका एग्जामिनेशन होना है उसका रेजिडेंस कोर्ट की ही लोकल जुरिस्डिक्शन में आ रहा है, तो कोर्ट अपनी ही लोकल जुरिस्डिक्शन में रह रहे बंदे के लिए कमीशन तब इशू करेगी जब सीपीसी के हिसाब से उसको एग्जाम्प्ट कर रखा है कि वो कोर्ट में नहीं आए। दैट मीन्स प्रेसिडेंट, गवर्नर, जो ये वीवीआईपीज होते हैं, ठीक है, या फिर कोई ऐसा पर्सन जो सिकनेस या इन्फॉर्मिटी के कारण अनेबल है कोर्ट में आने से, तो उन लोगों के लिए कोर्ट कमीशन को इशू कर सकती है। लेकिन यहाँ पे कुछ प्रोवाइजो भी आपको मिलता है कि कोर्ट को कमीशन इशू करने के लिए रीज़न रिकॉर्ड करना पड़ेगा और ये भी डिसाइड करना पड़ेगा कि इट्स नेसेसरी, उस पर्सन का एग्जामिनेशन नेसेसरी है केस को सही से डिसाइड करने के लिए। अ कमीशन फॉर एग्जामिनेशन ऑन इंटेरोगेटरी, यानी कि रिटर्न सेट ऑफ क्वेश्चंस के लिए अगर एग्जामिनेशन करना है, इट शैल नॉट बी, यानी कि मैंडेटरी, शैल नॉट बीन इशूड अनलेस द कोर्ट फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड थिंक्स इट नेसेसरी टू डू। कोर्ट तब तक एग्जामिनेशन का ऑर्डर नहीं करेगी जब तक कि इसका रीज़न रिकॉर्ड ना कर लिया जाए और ये ना डिसाइड कर लिया जाए कि उसका एग्जामिनेशन नेसेसरी है। नेक्स्ट वन, अब यहाँ पे जो हमने सिकनेस और इन्फॉर्मिटी वाला पार्ट है कि कोई पार्टी ये बोले कि मेरा ये विटनेस बीमार है, सिकनेस या इन्फॉर्म है। सिकनेस या इन्फॉर्म का मतलब क्या होता है, देखो वो भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है यहाँ पर। सिकनेस या इन्फॉर्म का मतलब एक मिनट, हाँ, सिकनेस का मतलब फिजिकल इलनेस हो रही है, एंड इन्फॉर्मिटी यानी कि कोई डिसेबिलिटी, कोई वीकनेस, उसकी ओल्ड एज या पुअर हेल्थ के कारण। इसके लिए मेडिकल सर्टिफिकेट हमारे दिमाग में आएगा। तो मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए क्या मुझे प्रॉपर एविडेंस देना पड़ेगा, उसके लिए एक्सप्लेनेशन में दे रखा है कोर्ट में है, यानी कि कोर्ट की डिस्क्रेशनरी पावर है। कोर्ट में फॉर द पर्पस ऑफ दिस रूल एक्सेप्ट अ सर्टिफिकेट purporting to be signed by the registered medical practitioner as evidence of the sickness or infirmity of any person without calling the medical practitioner as a witness। कोर्ट के डिस्क्रेशनरी पावर है कि वो मेडिकल सर्टिफिकेट जिस पर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के साइन होंगे उसको एक्सेप्ट कर सकती है बिना मेडिकल प्रैक्टिशनर को एज अ विटनेस कोर्ट में बुलाए। तो ये हो गया हमारा रूल 1। रूल 1 के रिगार्डिंग जितने भी वर्ड यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है वो सारे वर्ड यहाँ पर लिख रखे हैं और उसका एक डिस्क्रिप्शन और उसका एक ये चार्ट भी बना दिया, सो दैट्स वाई कीवर्ड्स जो है वो आपको समझ आ सके। जो एग्जाम्प्ट कर रखे हैं, जो अनेबल है कोर्ट में अटेंड करने से, यहाँ पे कोर्ट ऑर्डर नहीं करेगी जब तक रीज़न रिकॉर्ड ना हो जाए, नेसेसरी ना हो, और यहाँ पे मेडिकल सर्टिफिकेट जो है उसको कोर्ट एक्सेप्ट कर सकती है, एक्सेट्रा एट ऑल। तो ये आपके लिए डायग्राम बना रखा है। एग्जाम्पल डाल रखे है, मान के चलो फॉर एग्जाम्पल कोई इम्पॉर्टेंट विटनेस दिल्ली में है और वो पर्सन बेड पर है अपनी इलनेस के कारण। तो नाउ दिल्ली
क्योंकि दिल्ली में है ना पर्सन, तो ऑफकोर्स दिल्ली कोर्ट के पास ही पावर था। दिल्ली की कोर्ट जो है, दिल्ली की सिविल कोर्ट एक कमिश्नर को अपॉइंट करेगी उस पर्सन के घर पे जाने के लिए कि उसका एविडेंस रिकॉर्ड करके आओ, चाहे वो इंटेरोगेटरी पे हो चाहे वो अदरवाइज हो, यानी कि रिटन क्वेश्चन या ओरली, और रिपोर्ट को सबमिट करेगा। फिर वो मतलब एविडेंस को लेने के बाद में कोर्ट में सबमिट करेगा। तो इस रूल के कारण क्या हुआ, कोर्ट के पास ये पावर मिल गई है उन पर्सन का एग्जामिनेशन करने के लिए भी जो पर्सन कोर्ट में नहीं आ सकते और उस पर्सन का एग्जामिनेशन नेसेसरी है केस के लिए। तो कोर्ट के पास पावर है कि वो जस्टिस के लिए कमीशन को इशू कर सकती है। क्लियर है पार्ट? आई थिंक सो किसी को प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा, एक एक वर्ड क्लियर है। अगर नहीं हो रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो, कमेंट करके बता दिया करो, सो मेरा भी थोड़ा कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो। सो नेक्स्ट वन, रूल नंबर 2, ऑर्डर फॉर कमीशन। कोर्ट जो ऑर्डर करेगी कमीशन का वो किस बेस पे करेगी? एन ऑर्डर for the issue of a commission for the examination of a witness may be made by the court either of its own motion or on the application supported by affidavit or otherwise of any party to the suit or of the witness to be examined। क्या समझ आया कि कोर्ट कमीशन का ऑर्डर किसी विटनेस की एग्जामिनेशन के लिए स्यूमोटो भी कर सकती है, ऑन मोशन यानी कि बिना किसी एप्लीकेशन के खुद से भी ऑर्डर कर सकती है, या फिर किसी पार्टी की एप्लीकेशन पे भी कर सकती है। उस एप्लीकेशन के साथ एफिडेविट लगेगा, या अदरवाइज में कई बार कुछ एप्लीकेशन के साथ जरूरी नहीं एफिडेविट, कोर्ट उसके साथ कुछ एविडेंसेस भी कंसीडर करना चाहती है कि आपको प्रूफ करना होगा कि क्यों कमीशन इशू करना होगा। तो एप्लीकेशन के साथ एफिडेविट या अदरवाइज जो भी आपके लिए रूल्स दे रखे हैं, क्योंकि हर हाई कोर्ट ने अलग अलग कमीशन के रूल्स फ्रेम कर रखे हैं, तो उन रूल्स को भी हमें फोकस करना होता है। तो एप्लीकेशन के साथ एफिडेविट और अदरवाइज जैसे भी प्रेस्क्राइब्ड है, और ये एप्लीकेशन सूट में जो पार्टी है वो भी फाइल कर सकती है, और जिस विटनेस का एग्जामिनेशन होना है वो विटनेस भी एप्लीकेशन लगा सकता है कि भाई मैं कोर्ट में नहीं आ सकता, आप इसके लिए कमीशन इशू कर दो ड्यू टू दिस रीजन। क्लियर है पार्ट? लेकिन रूल नंबर 3 हमें अभी नहीं पढ़ना, हम रूल नंबर 3 को छोड़ के पहले रूल नंबर 4 पर आएंगे, क्योंकि रूल नंबर 4 में आपको पर्सन की कैटेगरी दे रखी है कि किन किन पर्सन के लिए कोर्ट कमीशन को इशू कर सकती है। हालांकि आप रूल नंबर 1 में आपने ये देख लिया कि जो पर्सन सिकनेस या इन्फॉर्मिटी के कारण अनेबल है और जिनको एग्जम्पशन दे रखा है, लेकिन यहाँ पे आपको जुरिस्डिक्शनल कैटेगरी बता रहा है कि किन किन पर्सन के लिए कमीशन को इशू किया जा सकता है। एनी कोर्ट, रूल 4 सब रूल 1, एनी कोर्ट में इन एनी सूट, इन वर्ड्स के मतलब आपको ऑलरेडी पता चल चुके हैं। issue a commission for the examination on interrogatories or otherwise of any person resident beyond the local limits of its jurisdiction। रूल नंबर 1 में आपने देखा कि विद इन द जुरिस्डिक्शन है, जिस पर्सन का एग्जामिनेशन होना है वो पर्सन कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में ही रह रहा है। रूल नंबर 4 में भी लेकिन बोल रहा है कि कोर्ट कमीशन इशू कर सकती है उस पर्सन के एग्जामिनेशन के लिए भी जो कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के बियॉन्ड है, बाहर है, या फिर एनी पर्सन हु इज अबाउट टू लीव सच लिमिट्स बिफोर द डेट ऑन विच ही इज रिक्वायर्ड टू एग्जामिन इन कोर्ट। कोर्ट उस पर्सन के लिए भी कमीशन को इशू कर सकती है जो पर्सन कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को छोड़ के जाने वाला है उस डेट से पहले जिस डेट को उसका एग्जामिनेशन होना है। एंड एनी पर्सन इन द सर्विस ऑफ गवर्नमेंट who cannot in the opinion of the court attend without detriment to the public service। कोई गवर्नमेंट सर्वेंट पर्सन है और कोर्ट के ओपिनियन में अगर उसको आना पड़ा तो ऑफ कोर्स पब्लिक सर्विस हैम्पर होगी, डिस्टर्ब होगी। तो इन कुछ कैटेगरी के लिए कोर्ट कमीशन को इशू कर सकती है, लेकिन अगेन रूल नंबर 1 की तरह रीजन रिकॉर्ड करना पड़ेगा, नेसेसरी होना चाहिए उस पर्सन का एग्जामिनेशन। तो प्रोवाइजो में बोल रहा है ऑर्डर 16 रूल नंबर 19 a person cannot be ordered to attend a court in person। A commission shall be issued for his examination if the evidence is considered necessary in the interest of justice। कोर्ट कमीशन को तभी इशू करेगा जब उसका एविडेंस नेसेसरी है फॉर द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। Further proviso, a commission for the examination of such person on interrogatories shall not be issued unless this court, for reasons to be recorded, thinks it necessary so to do, as
सेम एज रूल नंबर 1 कि उस पर्सन का एग्जामिनेशन इंटरोगेटर के बिहाफ पर आप तभी इशू करोगे जब आप उसका रीजन रिकॉर्ड करोगे और ये होगा और उस पर्सन का एग्जामिनेशन नेसेसरी है, सेम एज रूल 1 और इट्स मैंडेटरी। क्लियर है पार्ट? सो नाउ अब यहाँ पे सब रूल नंबर 2 एंड 3 दे रखा है, पर हम इन पर नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसके लिए भी मैंने आपको एक डिवीजन करके दे रखा है। एक मिनट, ये अभी हमने करा रूल नंबर 4 सब रूल 1 एंड इसमें हमें पता चल गया कि कि विटनेस अगर कोर्ट के बाहर है, कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को छोड़ के जाने वाला है, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो इन 3 कैटेगरी के लिए कोर्ट कमीशन को इशू कर सकती है। लेकिन इसके बाद में अब हम ये देखेंगे कि कोर्ट किन किन जुरिस्डिक्शन के लिए कमीशन को इशू कर सकती है। एक कोर्ट है दिल्ली की कोर्ट, वो क्या सिर्फ उसके पास क्या पावर सिर्फ दिल्ली की कोर्ट में ही जो कमीशन इशू करने की पावर है? नहीं, वो दिल्ली के कोर्ट में भी कमीशन को इशू कर सकती है। वो आउट ऑफ द कोर्ट भी कमीशन को इशू कर सकती है। विद इन इंडिया ही कर सकती है या आउट ऑफ इंडिया भी कर सकती है, भाई सब कर सकती है। ठीक है, तो उनके लिए अलग अलग स्पेसिफिक रूल्स दे रखे हैं। तो इस डायग्राम में मैंने आपको वो शो कर रखा है, क्योंकि सीक्वेंस में अगर हम पढ़ते हैं तो हमें जल्दी समझ आता है, हमें पता चल जाता है किस ट्रैक को फॉलो करके हम इसके एंड तक जाएंगे। तो कोर्ट अगर जो इशूइंग कोर्ट है अपने ही जुरिस्डिक्शन में अगर वो ऑर्डर कर रही है तो हमें क्या करना होता है? ऑर्डर 26 का रूल 1 तो जनरल था, ऑर्डर 26 का रूल 3 एंड 4A ये देखना होता है रूल नंबर 1 के साथ में। रूल नंबर 1 आपका जनरली है। आउटसाइड जुरिस्डिक्शन यानी कि दिल्ली की कोर्ट अगर दिल्ली के बाहर ऑर्डर करना चाहती है कमीशन को तो उसको ये फॉलो करना होता है, क्योंकि विद इन इंडिया वो कवर होगा अगर स्टेट, और अगर इंडिया के बाहर करना है तो उसको ये सेक्शन 77 एंड रूल नंबर 5 को फॉलो करना पड़ेगा। तो इसी के सीक्वेंस में हम आगे के रूल्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम विद इन जुरिस्डिक्शन की बात करेंगे। रूल 1 ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, तो सबसे पहले आप रूल 3 पढ़ेंगे एंड देन रूल 4A पढ़ेंगे। Now rule number 3 and rule number 4A, where witness resides within court's jurisdiction, a commission for the examination of a person who resides within the local limits of the jurisdiction of the court issuing the same may be issued to any person whom the court thinks fit to execute it। क्या समझ आया कि court a commission for the examination of a witness, examination of a person who resides within the local limits of its jurisdiction। जो कोर्ट कमीशन को इशू कर रही है उसी के जुरिस्डिक्शन में अगर वो पर्सन रह रहा है जिसका एग्जामिनेशन होना है, तो कोर्ट किसी पर्सन को अथॉरिटी दे सकती है जो पर्सन कॉम्पिटेंट है उस कमीशन का एग्जीक्यूशन करने में। दिल्ली की कोर्ट दिल्ली के ही एरिया में एक पर्सन रहता है ए, उसका एग्जीक्यूशन कराना चाहती है, उसका एग्जामिनेशन कराना चाहती है, तो वो ऑर्डर करने के लिए किसी एक पर्सन को अथॉरिटी देगी जो कि कॉम्पिटेंट है इस कमीशन को एग्जीक्यूट करने के लिए। नेक्स्ट वन, कोर्ट ऐसा ऑर्डर किन सिचुएशन में करेगी? बार बार हमने पढ़ा, रूल नंबर 1 में भी पढ़ा, रूल नंबर 4 में भी अभी हमने पढ़ा कि उस पर्सन की एग्जामिनेशन की नेसेसिटी है हमें, यानी कि उस पर्सन का जो स्टेटमेंट है, एविडेंस है, वो इस केस के डिसीजन के लिए ज़रूरी है। तो रूल नंबर 4A में भी आपको सिमिलर वही मिलेगा, कमीशन फॉर एग्जामिनेशन ऑफ एनी पर्सन रेजिडेंट विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दूज रूल्स। जितने भी रूल्स हमने पढ़े उनके बावजूद भी द कोर्ट में डिस्क्रेशनरी पावर इन द इंटरेस्ट। अब इन सब को ना अपने बेरट में मार्क करते जाना। फर्स्ट, इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस के लिए, और है ना, यानी कि एंड नहीं है, एंड होता तो दोनों मैंडेटरी हो जाता, और है तो एक चीज़ इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस के लिए, और फॉर द एक्सपीडियसली डिस्पोजल ऑफ द केस को सही जल्दी से जल्दी डिस्पोज करने के लिए, और फॉर एनी अदर रीजन इशू कमीशन in any suit for the examination on interrogatories or otherwise of any person resident within the local limits of its jurisdiction, and the evidence so recorded shall be read in
एविडेंस, अंडरलाइन कर लेना इसको। तो कोर्ट इन तीनों पर्पस, इन तीनों रीजंस में से कोई भी अगर एक रीजन है तो कोर्ट कमीशन को इशू कर सकते हैं विद इन इट्स जुरिस्डिक्शन। क्लियर है? जस्टिस के लिए, केस को जल्दी से डिस्पोज करने के लिए, कोई अदर रीजन, तो कोर्ट अपने ही जुरिस्डिक्शन में जो पर्सन रह रहा है उसके एग्जामिनेशन के लिए कमीशन को इशू कर सकती है, और जो एविडेंस रिकॉर्ड करके लाएगा, यानी कि जो कमीशन एग्जीक्यूट करके जो स्टेटमेंट आएगा विटनेस का, उसको एविडेंस की तरह पढ़ा जाएगा। क्लियर? ये हमारा था विद इन जुरिस्डिक्शन की बात, कुछ खास डिफरेंस नहीं है। नाउ आउटसाइड जुरिस्डिक्शन। अब दिल्ली की कोर्ट दिल्ली के बाहर अगर कमीशन इशू करती है तो उसका प्रोसेस क्या रहेगा? उसके लिए सबसे पहले सेक्शन 76 पढ़ो, क्योंकि जब सेक्शन 76 पढ़ोगे ना, यही सिमिलर पार्ट आपको आगे रूल्स में भी पढ़ने को मिलेगा। ऐसा क्यों है कि एक ही चीज़ कई जगह क्यों लिखी हुई है? क्योंकि इसका एक रीज़न है कि जो सेक्शन वाला पार्ट है ना, वो हमारी लेजिस्लेचर ने पास किया है। जिनको पता है अच्छी बात है, आधों को लेकिन नहीं पता होगा जितना मुझे पता है। जो सेक्शंस वाला पार्ट है ना, बाकी की बेरक में जैसे सेक्शंस हम पढ़ते हैं, वो हमारी पार्लियामेंट, हमारे लेजिस्लेचर ने ही पास किया है। लेकिन जो रूल्स वाला पार्ट है ना, वो रूल्स वाला पार्ट हमारे पार्लियामेंट के एरिया में कवर नहीं होता। रूल्स वाला पार्ट हाई कोर्ट ने बनाया है। हाई कोर्ट इसमें टाइम टू टाइम अपने अपने स्टेट्स में कुछ मॉडिफिकेशन, कुछ चेंजेस आपको मे भी मिल सकते हैं। तो रूल्स वाला पार्ट हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन का पार्ट है। जो सीपीसी में जो पीछे रूल्स हम इतने सारे पढ़ते हैं ना, उसमें हाई कोर्ट का रोल है, ना कि लेजिस्लेचर का। क्लियर? सो कमीशन टू अनदर कोर्ट, सेक्शन 76। अ कमीशन मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ूंगी ताकि आप एक एक वर्ड को कैच कर पाओ। अ कमीशन फॉर द एग्जामिनेशन, क्योंकि अभी हमारा टॉपिक एग्जामिनेशन वाला ही चल रहा है और यही मेन है, बाकी सारा तो बहुत सिंपल हम बेरिट से कर लेंगे। अ कमीशन फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ एनी पर्सन मे बी इशूड टू एनी कोर्ट नॉट बीइंग अ हाई कोर्ट, issued to any court situate in a state other than the state in which the court of issue is situate and having jurisdiction in the place in which the person to be examined resides। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि कमीशन किसी पर्सन की एग्जामिनेशन के लिए इशू किया जा सकता है टू किसी भी कोर्ट को, हाई कोर्ट के अलावा किसी भी कोर्ट को, किसी भी स्टेट में, लेकिन उस स्टेट के अलावा जहाँ पे वो इशूइंग कोर्ट है। यानी कि दिल्ली कोर्ट अगर दिल्ली में ही इशू कर रही है तो उसके लिए हमने पहले वाला ऑर्डर देख लिया है, रूल नंबर 4 देख लिया। लेकिन दिल्ली की कोर्ट अगर हरियाणा की कोर्ट में इशू कर रही है तो उसके लिए 76 आ रहा है कि दिल्ली की कोर्ट अगर दिल्ली के अलावा किसी भी बाहर अगर अदर स्टेट में इशू कर रही है कमीशन को, देन 76 सबसेक्शन 1 का रोल प्ले हो रहा है। लेकिन जिस कोर्ट को इशू किया जा रहा है वो वही कोर्ट होनी चाहिए जहां पर वो पर्सन रह रहा है जिसका एग्जामिनेशन कंडक्ट करना है। यानी कि जिस पर्सन का एग्जामिनेशन होना है अगर वो हरियाणा की कोर्ट में है तो दिल्ली की कोर्ट हरियाणा में ही कमीशन को इशू करेगी। देन सबसेक्शन 2, एवरी कोर्ट रिसीविंग अ कमीशन, जो जिस कोर्ट के पास कमीशन रिसीव होगा, रिक्वेस्ट आएगी रिसीविंग अ कमीशन फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ एनी पर्सन अंडर सबसेक्शन 1 शैल, यानी कि इट्स मैंडेटरी, शैल एग्जामिन हिम और कॉज हिम टू बी एग्जामिन्ड pursuant thereto, and the commission when it has been duly executed shall be returned together with evidence taken under it to the court from which it was issued unless the order for issuing the commission has otherwise directed, in which case the commission shall be returned in terms of such order। जिस कोर्ट ने कमीशन को रिसीव किया था एग्जामिनेशन कंडक्ट करने के लिए, उसके लिए मैंडेटरी है कि वो एग्जामिनेशन करेगी। ये एग्जामिन करने के लिए जितना आगे का प्रोसीजर है, यानी कि वो भी आगे किसी एक पर्सन को अपॉइंट कर सकती है एग्जामिनेशन करने के लिए। जब एग्जामिनेशन हो जाए यानी कि कमीशन जब एग्जीक्यूट हो जाए तो इसको रिटर्न करना होगा एविडेंस के साथ में, यानी कि एग्जामिनेशन के बाद जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई है विटनेस की, उस स्टेटमेंट के साथ में, जिसे हम एविडेंस बोल रहे हैं, तो कमीशन को एविडेंस के साथ में रिटर्न करना होगा उस कोर्ट को जिस कोर्ट ने इशू किया था। या फिर अगर कुछ और ऑर्डर में लिखा हुआ है तो उसके हिसाब से, दैट मीन्स अगर दिल्ली की कोर्ट ने ये बोला
हरियाणा की कोर्ट को कि तुम्हारे यहाँ पे ये बंदा रह रहा है और इसका एग्जामिनेशन करो, और एग्जामिनेशन करने के बाद में मेरी सबऑर्डिनेट कोर्ट को तुम ट्रांसफ़र कर देना। तो नाउ जब हरियाणा की कोर्ट एग्जीक्यूट कर देगी तो इशूइंग कोर्ट दिल्ली कोर्ट है, मतलब दिल्ली की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। तो हरियाणा की कोर्ट एग्जीक्यूट करके ऑर्डर में लिखा है ना कि आप सबऑर्डिनेट कोर्ट को ट्रांसफ़र करना, तो दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को नहीं, वो दिल्ली की सबऑर्डिनेट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है उसको ट्रांसफ़र कर देगी, क्योंकि ऐसा ऑर्डर में स्पेसिफाई ऑलरेडी कर रखा है। तो रिटर्न करते हुए जो टर्म्स लिखे होंगे ऑर्डर में वो फॉलो करने होंगे। किसी को भी अगर कोई डाउट आ रहा है ना तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, मैं उसको नेक्स्ट में कवर कर लूँगी। पर आई थिंक सो ये PDF आप एक बार गो थ्रू कर लोगे और ये पूरा वीडियो देखने के बाद में सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाने चाहिए। और एक बार तो देखो सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। नाउ अब रूल नंबर 4 का हमने जो सब रूल 1 पढ़ा था ना, अब हमें सब रूल 2 और 3 पढ़ना है। 2 और 3 में सेम एज जो 76 में हमने अभी पढ़ा वही सिमिलर आपको मटेरियल मिलेगा। सच कमीशन मे बी इशूड टू एनी कोर्ट नॉट बीइंग अ हाई कोर्ट। अभी 76 में भी यही बेसिक लैंग्वेज थी ना, विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हुज जुरिडिक्शन सच पर्सन रिजाइड्स और टू एनी प्लीडर अदर पर्सन whom the court issuing the commission may appoint। यहाँ वाला पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, एक ऑल्टरनेट मेथड कोर्ट को प्रोवाइड कर दिया गया। पहला उसने बोला कि कमीशन, एक कोर्ट कमीशन इशू कर सकती है दूसरी कोर्ट को, बट हाई कोर्ट नहीं होनी चाहिए। दूसरी कोर्ट कौन सी है? जहाँ पे पर्सन रह रहा है जिसका एग्जामिनेशन कंडक्ट होना है। लेकिन इसके अलावा कोर्ट किसी प्लीडर या अदर पर्सन को अथॉरिटी दे सकती है, कमिश्नर अपॉइंट कर सकती है जो कि खुद जाके एग्जामिनेशन कर लेगा। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी पॉइंट आ रहा है। दिल्ली की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने देखा कि हरियाणा में बंदा बैठा हुआ है जिसका एग्जामिनेशन मुझे कंडक्ट कराना है, तो अब दिल्ली की कोर्ट के पास पहली चॉइस ये है कि वो हरियाणा की हाई कोर्ट को, हरियाणा की जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हरियाणा की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को डायरेक्ट करेगी, कमीशन इशू करेगी कि मेरा ये पर्सन, इस पर्सन का एग्जामिनेशन होना है और ये पर्सन आपके एरिया में रह रहा है। तो हरियाणा की हाई कोर्ट, बार बार हाई कोर्ट आ रहा है, हरियाणा की कोर्ट एग्जीक्यूट करेगी कमीशन को और रिटर्न कर देगी फिर दिल्ली की कोर्ट के हिसाब से। पहली चॉइस ये थी, इतनी देर से हम यही पढ़ रहे थे। लेकिन यहाँ पर ये जो प्लीडर और अदर पर्सन whom the court issuing the commission may appoint, इसने क्या करा, इसने एक और ऑप्शन दे दिया दिल्ली की कोर्ट को। इसने बोला अगर ये वाला प्रोसेस आप नहीं करना चाहते हो तो आपके पास ये भी है कि दिल्ली की कोर्ट किसी प्लीडर को या किसी अदर पर्सन को जो कॉम्पिटेंट है कोर्ट की नज़र में कमीशन को एग्जीक्यूट करने के लिए, उस पर्सन को, यानी कि कोर्ट खुद से कमिश्नर को अपॉइंट करेगी और उसको डायरेक्ट करेगी कि जाओ हरियाणा जाओ और इस पर्सन के एग्जामिनेशन कंडक्ट करके मेरे पास रिपोर्ट को लेके आओ। यानी कि दिल्ली के कोर्ट ने डायरेक्ट कमीशन को अपॉइंट किया और वो विटनेस के घर पे जाके उसके एविडेंस लेके आ गया और दिल्ली की कोर्ट में इसने सबमिट कर दिया। यानी कि हरियाणा की कोर्ट का रोल खत्म हो गया। तो नाउ कोर्ट के पास ऑप्शन ये है कि हरियाणा की कोर्ट को भी वो रेफर कर सकती है और हरियाणा की कोर्ट के अलावा वो डायरेक्ट कमिश्नर को भी इशू कर सकती है। आई बात समझ? देखो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे भी रिटर्न टाइप कर दिया है। अगर कोई विटनेस जयपुर में रह रहा है, मैटर है दिल्ली में, अब कमिश्नर के पास ऑप्शन में ये है कि वो जयपुर की जो हाई सिविल कोर्ट है उसको भी रेफर कर सकती है जिसके पास जुरिस्डिक्शन है, क्योंकि बंदा जयपुर में रह रहा है ना, तो जयपुर की कोर्ट के पास पावर है। तो दिल्ली की कोर्ट जयपुर की कोर्ट के पास रिक्वेस्ट भेजेगी कि भैया कमीशन को एग्जीक्यूट करो, और जयपुर की कोर्ट को कमीशन एग्जीक्यूट करना पड़ेगा क्योंकि विटनेस उसी के एरिया में रह रहा है। लेकिन दूसरा ऑप्शन ये भी है कि वो प्लीडर को अपॉइंट कर सकती है, अदर पर्सन को अपॉइंट कर सकती है। ऑल्टरनेट ये ऑप्शन मिल गया कि कोर्ट, ओरिजिनल कोर्ट एक प्लीडर को यानी एडवोकेट को या किसी अदर कॉम्पिटेंट पर्सन को अपॉइंट कर सकती है एज कमिश्नर, जो कि डायरेक्टली जयपुर जाएगा और उस पर्सन का एग्जामिनेशन कंडक्ट करके रिपोर्ट को कोर्ट में सबमिट कर देगा। ठीक है, यानी कि कोर्ट के पास अब जो पावर है वो थोड़ी फ्लेक्सिबल तरीके से दे दिया है कि उसके पास ऑप्शन है कि जो उसको बेस्ट लगेगा वो उसको चूज कर सकती है। क्लियर है? ये दो ऑप्शन अब कोर्ट के पास है एज पर सेक्शन किसके हिसाब से? रूल 4 सब रूल 2।
ठीक है। नाउ ये एग्जाम्पल भी दे दिया। अब हम चलेंगे सेक्शन नंबर 77 पर। अब हम सेक्शन 77 पे कब आ रहे हैं? सेक्शन 77 पे तब आ रहे हैं जब दिल्ली की कोर्ट जो कमीशन इशू कर रही है वो विद इन इंडिया भी नहीं है, वो आउटसाइड इंडिया है। देन उसको फॉलो करना पड़ेगा 77 इन ल्यू ऑफ। ल्यू का मतलब क्या होता है? इंस्टेड ऑफ। Instead of issuing a commission, the court may issue a letter of request to examine a witness residing at any place not within India. देखो कमीशन आप वर्ड तब यूज कर रहे थे जब विद इन इंडिया की बात हो रही थी, इंडिया में एग्जामिनेशन कंडक्ट कराना है। लेकिन लेटर ऑफ रिक्वेस्ट आप तब बोल रहे हो जब इंडिया के बाहर जाके आपको एग्जामिनेशन कंडक्ट कराना है। तो दिल्ली की कोर्ट या कोई भी कोर्ट जो कमीशन को इशू कर रही है वो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट यानी कि कमीशन के बजाय वो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट को इशू कर सकती है अगर विटनेस जिसका एग्जामिनेशन होना है वो इंडिया में नहीं है। देन 77 का रूल प्ले हो गया। एंड इसके साथ में आपको रूल नंबर 5 पढ़ना होता है। ऑर्डर 26 का, ये 26 है, ये गलती से 28 हो गया, इसको मैं ठीक कर दूंगी अभी। ऑर्डर 26 का रूल 5, कमीशन और रिक्वेस्ट टू एग्जामिन विटनेस नॉट विद इन इंडिया वेयर एनी कोर्ट टू विच एप्लीकेशन इज मेड, यानी कि इंडिया के बाहर का कोर्ट कमीशन इशू तभी करेगी जब एप्लीकेशन लग जाएगी। स्यू मोटो का यहाँ पर रोल नहीं दे रखा। Where any court to which application is made for the issue of commission for the examination of a person residing at any place not within India is satisfied that the evidence of such person is necessary, the court may issue such commission or a letter of request. कोर्ट इस बात से सेटिस्फाई हो गया कि उस पर्सन का एविडेंस नेसेसरी है इस केस के लिए, तो कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो कमीशन के लेटर ऑफ रिक्वेस्ट इशू कर सकती है। आगे बात समझ। तो सिमिलर चीज 77 में लिखी थी, सिमिलर चीज आपके ऑर्डर 26 रूल 5 में लिखी है। एविडेंशियरी वैल्यू के लिए वैसे रूल नंबर 8 है, लेकिन रूल नंबर 8 से पहले ये 607 वाला पार्ट रह गया है। 607 वाला देख लो कि जिसमें सेक्शन 76 का सबसेक्शन 2 वाला पार्ट रिपीट मोड पर लगा रखा है, यानी कि जो कोर्ट कमीशन की रिक्वेस्ट को रिसीव करेगी उस कोर्ट को कमीशन एग्जीक्यूट करना होगा और कमीशन एग्जीक्यूट करके रिटर्न करना होगा टू द इशूइंग कोर्ट या फिर उस कोर्ट की डायरेक्शन के हिसाब से दूसरी कोर्ट को। मतलब क्या हुआ? रूल नंबर 6 देखो, कोर्ट टू एग्जामिन विटनेस परसुएंट टू कमीशन, एवरी कोर्ट रिसीविंग अ कमीशन फॉर एग्जामिनेशन ऑफ एनी पर्सन शैल एग्जामिन हिम और कॉज हिम टू बी एग्जामिन्ड। जिस कोर्ट ने भी रिसीव किया है कमीशन की रिक्वेस्ट को वो कोर्ट एग्जामिन करेगी एंड इट्स मैंडेटरी। एग्जामिन करने के लिए वो पावर को डेलीगेट कर सकती है। रूल 7, रिटर्न करेगी। जब कमीशन आपका एग्जीक्यूट हो गया तो वापस करोगे ना जो एविडेंस लिया है, जिस कोर्ट ने आपको कमीशन के लिए डायरेक्ट किया था उस कमीशन को रिपोर्ट वापस से सबमिट करोगे। वेयर अ कमीशन हैज़ बीन ड्यूली एग्जीक्यूट, जब कमीशन का काम टास्क जो है वो कंप्लीट हो चुका है, इट शैल बी रिटर्न, इट्स मैंडेटरी कि वो आपको रिटर्न करना होगा टुगेदर विद एविडेंस। जो आपने टास्क के दौरान एविडेंस कलेक्ट किया है वो एविडेंस आपने कलेक्ट करके वो रिपोर्ट के साथ में रिटर्न करना होगा किस कोर्ट को? जिस कोर्ट ने कमीशन को इशू किया था। या फिर अगर इशूइंग कोर्ट ने लिखा था कि नहीं मेरे पास रिटर्न नहीं करना, मेरी सबऑर्डिनेट कोर्ट को रिटर्न करना, अदरवाइज डायरेक्ट कर रखा है तो अदरवाइज डायरेक्शन के हिसाब से आपको रिटर्न करना होगा। इन विच case the commission shall be returned in terms of such order and the commission and the return thereto and the evidence. Commission, return thereto and the evidence taken under it shall form part of the record of the suit. तो ये सारा जो पार्ट है, जो एविडेंस लिया गया था, जो कमीशन आया था, जो भी कुछ रिटर्न में आया, ये एक सूट का रिकॉर्ड बन जाएगा, पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड बन जाएगा, यानी कि फाइल का पार्ट बन जाएगा। नाउ ये सारा पार्ट अगर आपको समझ आ गया है, अब हम चलेंगे रूल नंबर 8, जो कि ये जो एग्जामिनेशन हुआ है विटनेस का,
क्योंकि विटनेस के एग्जामिनेशन में आपको पता है कि चीफ एग्जामिनेशन होता है, फिर अपोजिट पार्टी को, एडवर्स पार्टी को हम अपॉर्चुनिटी देते हैं कि नाउ वो क्रॉस करेगा, एंड देन री एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर एक पर्सन ऐसा है, एक विटनेस ऐसा है जो कोर्ट में आ नहीं रहा, अब उसके चीफ एग्जामिनेशन के लिए तो आपने कमीशन इशू करा लिया, एंड नाउ क्रॉस एग्जामिन कैसे करोगे, ये क्वेश्चन आ जाएगा। और जब तक क्रॉस नहीं होगा तब तक आप एविडेंस में कंसीडर कैसे कर सकते हो? अपोजिट पार्टी को तो देना होगा ना अपॉर्चुनिटी, ताकि वो भी क्रॉस कर सके। क्लियर है? तो उसी के लिए रूल नंबर 8 CPC में आपको एक यहाँ पर एविडेंशियरी रूल इन लोगों ने दे रखा है। व्हेन डेपोजिशन मे बी रीड इन एविडेंस, एविडेंस टेकन अंडर अ कमीशन शैल not be read as evidence in the suit without the consent of the party against whom the same is offered unless। यहीं तक ब्रेक लगा लो, यहाँ पर आपको जनरल रूल दे दिया इन लोगों ने। क्या बोल रहा है कि जो कमीशन में एविडेंस लिया गया, मान के चलो चीफ एग्जामिनेशन ले लिया, तो इट्स मैंडेटरी, यानी कि मैंडेटरी है कि वो चीफ एग्जामिनेशन आप उसको एज एन एविडेंस रीड नहीं कर सकते हो जब तक कि आप पार्टी की कंसेंट ना ले लो जिसके अगेंस्ट में वो स्टेटमेंट दिया गया है। मतलब क्या हुआ, ए और बी ये दो पार्टी है, ए का जो विटनेस है सी, उसके लिए कमीशन को इशू किया गया था, तो ए ने इसका चीफ एग्जामिनेशन करा लिया बाय कमीशन के थ्रू। अब कमीशन करा लिया, इसने स्टेटमेंट दिया अगेंस्ट बी, तो अगेंस्ट बी वाली जो स्टेटमेंट है सी का क्रॉस तो हुआ ही नहीं ना, तो एज अ जनरल रूल इसका स्टेटमेंट कोड एविडेंस में नहीं पड़ेगी जब तक कि इसको अपॉर्चुनिटी ना दे दिया जाए इसको क्रॉस करने का। सिंपल है। तो इसलिए बोल रहा है कि जो एविडेंस लिया गया है वो एविडेंस आप रीड नहीं करोगे जब तक कि ये अगेंस्ट वाला पर्सन जिसके अगेंस्ट में एक विटनेस ने स्टेटमेंट दिया है विदाउट द कंसेंट ऑफ द पार्टी अगेंस्ट हुम द सेम इज ऑफर्ड, जिसके अगेंस्ट में स्टेटमेंट आई है, जिसके अगेंस्ट में एविडेंस आया है, वो पर्सन अगर कंसेंट नहीं दे देता तो आप उसकी स्टेटमेंट को एविडेंस के फॉर्म में एक्सेप्ट नहीं कर सकते, एंड इट्स मैंडेटरी। जनरल रूल यही है, लेकिन ये रूल तब अप्लाई नहीं होगा अनलेस जब ये दो सर्कमस्टांसेस होंगे, यानी कि इस पर्सन का चीफ एग्जामिनेशन को ही, जबकि क्रॉस नहीं हुआ, चीफ एग्जामिनेशन को ही एज एविडेंस आप कंसीडर तब करोगे जब ये वाली कंडीशन इस पर्सन के साथ एग्जिस्ट करेगी। कौन सी कंडीशन भाई? The person who gave the evidence is beyond the jurisdiction of the court। ये पर्सन कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के बाहर रहता है, या फिर स्टेटमेंट देने के बाद में इसकी डेथ हो गई है, या फिर ये पर्सन सिकनेस या इन्फॉर्म के कारण कोर्ट में अटेंड नहीं कर पाया, और एग्जम्प्टेड फ्रॉम, या फिर इसको एग्जम्पशन दे रखी है पर्सनल अपीयरेंस से, ठीक है, या फिर वो कोई गवर्नमेंट सर्वेंट वाला बंदा है who cannot in the opinion of the court attend without detriment to the public service। तो ये वाली अगर सिचुएशन एग्जिस्ट कर रही है तो इस पर्सन की स्टेटमेंट को एज एविडेंस कोर्ट कंसीडर कर लेगी बिना क्रॉस एग्जामिनेशन की अपॉर्चुनिटी दिए भी। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन थोड़ी सी अलग है। Now clause B, the court in its discretion dispenses with the proof of any of the circumstances mentioned in clause A and authorize the evidence of any person being read as evidence in the suit, notwithstanding proof that the cause for taking such evidence by commission has ceased at the time of reading the same। यहाँ पे इन्होंने क्या बोला कि जब एविडेंस को रीड किया जा रहा है ना एज एविडेंस, ये सर्कमस्टांसेस जो क्लोज ए में पड़ा था, ये सर्कमस्टांसेस रीडिंग के टाइम पर सीज हो चुकी है। जिन सर्कमस्टांसेस के कारण कोर्ट को कमीशन इशू करना पड़ा था, ये सर्कमस्टांसेस आज के टाइम में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। उसके बाद में भी कोर्ट के पास डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो इन सर्कमस्टांसेस के हिसाब से चीफ वाली दी गई स्टेटमेंट को ही, एक बार दी गई एविडेंस को ही एविडेंस कंसीडर करेगी। एग्जाम्पल से समझो, थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए। अभी आपने पहले क्लोज में तो ये देख लिया कि पर्सन जुरिस्डिक्शन के बाहर है, सिकनेस या इन्फॉर्म है, अपीयरेंस के लिए एग्जम्प्ट कर रखा है, गवर्नमेंट सर्वेंट है।
इस सिचुएशन में दी गई स्टेटमेंट एज एविडेंस आप कंसीडर कर सकते हो, कोर्ट कंसीडर कर सकती है बिना ऑपोजिट पार्टी के कंसेंट के भी। ये तो सिंपल है। क्लोज बी में जो बोला, क्लोज बी में क्या बोल रहा है कि अगर जो कंडीशन आपने अभी क्लोज ए में पढ़ी थी, गवर्नमेंट सर्वेंट है, सिकनेस के कारण नहीं आ पा रहा है, ये एग्जिस्ट कर रही थी कमीशन के टाइम पर, बट स्टेटमेंट को रीड करने का टाइम आया, एविडेंस में पढ़ने का टाइम आया, उस टाइम तक वो बंदा ठीक हो चुका है या जुरिस्डिक्शन में आ चुका है। उस टाइम पर भी कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो आज की कंडीशन को नहीं देखेगी, वो पहली वाली कंडीशन जो कमीशन इशू किया था उसी कंडीशन को ध्यान में रखते हुए उसी के हिसाब से अभी भी वो एविडेंस को कंसीडर कर सकती है। यानी कि वो ये मानेगी कि बंदा अभी भी बीमार है, बंदा अभी भी सिकनेस है, इन्फर्म है, और उस टाइम पर जो रूल लग रहा था मैं उसी को आज भी अप्लाई करा सकती हूँ। क्लियर है पार्ट? नाउ अब एक लास्ट वन रह गया है। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, लेकिन एक लास्ट वन कर लो। एंड अगर इंडिया की कोर्ट फॉरेन में विटनेस की एग्जामिनेशन के लिए कमीशन इशू करा सकती है, तो बाहर की फॉरेन कोर्ट में तो इंडिया में करा सकती है ना। उसके लिए हमें सेक्शन 78 एंड रूल नंबर 19 से 22 के जो CPC के ऑर्डर्स है, 19 ऑर्डर 26 के जो रूल्स है वो पढ़ने होते हैं। ये वाला पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे और बाकी के जो बचा हुआ कमीशन का पार्ट है उसको भी कवर करेंगे। इसमें अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, ताकि मैं इसी कमीशन का जो नेक्स्ट पार्ट होगा ना उसमें मैं कवर कर लूँगी।